हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज हम लोग करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता या एटॉमिक न्यूक्लियस, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, जिसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाइए काइंडली उस वीडियो को विजिट करके आइए, क्योंकि सेकंड पार्ट को समझने के लिए पार्ट 1 समझना। आज हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 टॉपिक डिस्कस किए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 6 से। 6 नंबर पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिविटी का। तो हम लोग फर्स्ट जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसे हम लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। 7th है हैजार्ड्स, यानी कि दुष्प्रभाव। ओके, क्या दुष्प्रभाव, किसका दुष्प्रभाव? रेडियो एक्टिविटी का। अगर कहीं पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, प्रेजेंट है, तो वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। नेगेटिव हैजर्ड्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेगेटिव आता है, तो वो जो है उनके बारे में जानेंगे। एंड फाइनली लास्ट जो टॉपिक है आज के डिस्कशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी इज एन एटॉमिक रिएक्शन और एटॉमिक प्रोसीजर, ठीक है। ये एक नाभिकीय प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जब चैप्टर का नाम पढ़ा था, एटॉमिक न्यूक्लियस नाम दिया गया है, एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर इसे दिया गया रेडियो एक्टिविटी। तो क्यों रेडियो एक्टिविटी को हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं, ये हम जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को आज के क्लास में हम जानने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनने वाला है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, 5 से 10 मिनट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि क्या उपयोग किया जाता है रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट याद रखिए, मेडिकल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, ठीक है, और इन दोनों के अलावा जहां पर औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल फील्ड है, इन तीनों जगह पर इसका अलग अलग उपयोग है। मैं एक एक करके तीनों का एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। याद रखिए, मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग क्योर करने के लिए और डायग्नाइज करने के लिए दोनों में होता है। कुछ कुछ बुक्स में केवल इतना इंफॉर्मेशन है कि मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग, यानी कि अगर क्या बोलते हैं उसे, मेडिकल को हिंदी में कहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी को डायग्नाइज करने में, उसे पहचानने में, और उसके बाद उसका क्योर करने में, उसका उपाय निकालने में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे उपयोग है जिनसे हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं, जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उन पर पेनिट्रेट किया जाता है, फिर उसे क्योर किया जाता है। मैं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने कुछ बुक से कुछ नोट्स इकट्ठा किए हैं, जिसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से हैं। पहला कहता है कि कुछ रोग जैसे कि ल्यूकेमिया, कैंसर, ठीक है, इस तरह के रोगों को ठीक करने के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60, इसका उपयोग कैंसर को ठीक करने में किया जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कैंसर को क्योर करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है। आंसर होगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 याद रहेगा, ओके, यस। इसके बाद है कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसके बाद है सोडियम आयरन, ठीक है, इसके बाद है रेडियो आयरन, इसके बाद है रेडियो आयोडीन। इनका उपयोग मेनली क्या आता है डायग्नोस्टिक्स में, यानी जो पता करना है, पहचानना है कि ये सच में हुआ है या नहीं, वहाँ पर इन लोगों का इस्तेमाल होता है। तो डायग्नोस्टिक में किसका इस्तेमाल हो रहा है? रेडियो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हमारा खाने का नमक है, वो रेडियो एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा रेडियो आयरन और रेडियो आयोडीन का नाम बोला गया है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में मैं एक और उपयोग आपको बताना चाहूँगा, यह है रेडियो आइसोटोप के गामा किरण को विकसित करके कीटाणुओं को, ठीक है, वस्तुओं में जो कीटाणु होती हैं उनको नष्ट किया जाता है। मतलब अगर आप किसी एक बॉडी को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, तो डिसइंफेक्ट करने के लिए वहाँ पर आप लोग रेडियो एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यह हाई लेवल पे किया जाता है। आज के टाइम पे जहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरह के डिजीज़ फैले हुए हैं, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्प्रेज हैं, लेकिन हाई लेवल डिसइंफेक्टिकेशन वहाँ से किया जाता है। अब आगे हम लोगों का एप्लीकेशन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, जहाँ पर हम लोगों ने मेडिकल फील्ड में देखा। आते हैं हम लोग, चलते हैं जहाँ पर साइंटिफिक फील्ड में जाके वहाँ इसका उपयोग कहाँ होता है। तो चलिए जानते हैं। आपने कार्बन का नाम सुना है, और आप लोगों ने शायद कार्बन डेटिंग सुना होगा। कार्बन डेटिंग, आप लोग जिस डेट के बारे में सोच रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं। कार्बन डेटिंग का उपयोग करके हम किसी एक ऑब्जेक्ट को कितना पुराना है पता कर सकते हैं। अर्थ के अंदर से अगर कोई एक मेटल निकले, तो वो मेटल कितना पुराना है हम पता कर सकते हैं, ठीक है।
कितने साल पुराना है इसका पता करने के लिए हम लोग जर्नली इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा एक रेडियो एक्टिव जो हुआ साइंटिफिक प्रोसीजर हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में अगर किसी एक प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, आप कुछ उस पर डाल रहे हो जिससे फर्टिलाइजर, जिससे उसमें ग्रोथ हो, तो इस ग्रोथ को जज करने के लिए आप रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करोगे। ओके, तो प्लांट ग्रोथ को जज करने के लिए साइंटिफिक मेथड में, अब ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने जो प्लांट फील्ड में लगाया हुआ है उसके ग्रोथ को नहीं, उसके ग्रोथ को जज नहीं करेंगे। मतलब एक फर्टिलाइजर ग्रोथ दे रहा है, दूसरा फर्टिलाइजर ग्रोथ कर रहा है, तो कौन सा फर्टिलाइजर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इस ग्रोथ को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी। तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग इसे देखते हैं। क्लियर। फाइनली हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, रेडियो एक्टिविटी का इंडस्ट्रियल फील्ड में एप्लीकेशन कहाँ है। याद रखिए, जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, जो हमारे पार्ट 4 में हम लोग जानने वाले हैं, थ्योरेटिकल का पार्ट 4, थ्योरी का जो पार्ट 4 है, आप लोगों को पता है इस वीडियो की सीरीज में हमारे पास 4 पार्ट बनने वाले हैं और 5th पार्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो जो 4 पार्ट बनेंगे, उन 4 पार्ट में 4th पार्ट में हम लोग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इससे पहले ज्योग्राफी में जहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उस चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अभी फिलहाल हमारा डिस्कशन चल रहा था एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो मैंने बोला कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए हमारे टोटल हैजर्ड्स। क्या क्या इनसे असुविधाएं होती है, क्या क्या इससे खतरे होते हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, खतरे मेनली ऐसे तो साफ कहा जा सकता है कि इससे जो खतरा हो सबसे बड़ा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, वो है कि कैंसर हो सकता है। लेकिन इसे समझाने के लिए मैं 2 टाइप में डिवाइड करना चाहूँगा, सोमैटिक और जेनेटिक। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, सोमैटिक मतलब बॉडी सेल्स और जेनेटिक मतलब जेनेटिकल स्ट्रक्चर, जो बॉडी में विजिबल होती है, अंदर से जो चेंजेस होती है। तो सोमैटिक का मतलब हो गया, अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके बॉडी पे असर करता है तो आपको स्किन कैंसर दिख रहा है, तो स्किन कैंसर ये सोमैटिक हो गया, ये जो बाहर से विजिबल है। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए कम खतरेदायक है। क्यों कम खतरा है? क्योंकि ये जो होगा सिर्फ आपके बॉडी के साथ होगा, और अगर कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके जेनेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है तो याद रखिए वो जेनेटिकल स्ट्रक्चर आपके बाद के जनरेशन में भी कैरी होगा, और आपके बाद का जनरेशन भी हो सकता है कि चूंकि जीन में चेंजेस आए हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो इनएप्रोप्रिएट हो, ह्यूमन बींग्स पे नहीं मिलती हो, या इससे उनको खतरा हो। आप लोगों को पता है हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, वहाँ एक एटॉमिक बम की यूज़ की गई थी, जिसके वजह से वहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो आज भी पॉल्यूटेड है, और उस पॉल्यूशन की वजह से वहाँ आज भी जो एक जनरेशन में जीन चेंजेस हो गए उसकी वजह से इसके बाद हर जनरेशन में वो चीज़ आज भी विजिबल है। समझ रहे हैं? तो एटॉमिक जो रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, या जो रेडियो एक्टिविटी है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है, समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है। आपको लग रहा होगा कि सोमैटिक जो चेंजेस आते हैं वो तो शायद जेनेटिक चेंजेस के सामने कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक बॉडी को असर करेंगे सर्टेन रेंज तक, राइट, जैसा था उसे ख़त्म कर देंगे। तो ये हो गया हैज़ार्ड। आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों के। लेकिन जनरली हम लोगों ने आसपास रेडियो एक्टिविटी को इतने हाई अमाउंट में कभी नहीं देखा है, इसलिए हमारे लिए इतना खतरा कभी नहीं रहा है। लेकिन एटॉमिक बम जैसी चीज़ें बिल्कुल असर करेंगी और बहुत बड़े पैमाने पर असर करेंगे। तो चलिए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता को क्यों एटॉमिक ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली होता क्यों है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों के बारे में आपको पता है? बिल्कुल। मैं थोड़ा आप लोगों को जो थ्योरी था वो बताऊं। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और आउटसाइड में सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं, और सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्लोजली बाउंड रहें, इसके लिए वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी इस्तेमाल होती है। बाइंडिंग एनर्जी को मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने 3rd पार्ट में। बाइंडिंग एनर्जी का डिस्कशन हमारे 3rd या 4th पार्ट में होने वाला है। 4th पार्ट में होगा, 3rd पार्ट में नहीं। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे एमिशंस के बारे में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर रहता है। इस N और P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो देखिए, जब N/P आप निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम या 1.5 से ज़्यादा, ये 2 सिचुएशन जब होते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं रहता, अस्थायी बन जाता है। कब? जब N/P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 से बहुत कम या 1.5 से ज़्यादा हो जाए, तब वो स्टेबल नहीं रहता। और स्टेबल नहीं होने पर क्या होता है, उसके अंदर से जो एटॉमिक है, एटम्स है,
ठीक है, उस एटम के अंदर में जो रेज है वो निकलने लगते हैं। क्यों? टू मेक इट स्टेबल। ठीक है, ये निकलते हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए, और ये कब तक निकलते रहेंगे? जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। क्लियर? तो आपको ये समझना है कि रेडियो एक्टिविटी क्यों हो रही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1.5 होगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, एटम के न्यूक्लियस में। तो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस का फेनोमेना हुआ या नहीं? राइट? यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा जाता है कि एन और पी के किस रेशियो पर एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है। आंसर क्या होगा? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1.5। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के एंड में आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, अगर आप इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वरना डेफिनेटली मुझे ये वीडियो सीरीज बंद करनी पड़ेगी, जहां पर मैं इसके बाद आपको हमारा आज का क्लास था। मैंने आज आप लोगों को जो चीजें एक्सप्लेन की वो था एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में और साथ ही साथ साइंटिफिक फील्ड में। इसके खतरों के बारे में बढ़ाया, जहां पर सोमैटिक और जेनेटिक दो तरह के डिजीज चेंजेस हो सकते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिविटी से, रेडियो एक्टिविटी का एटॉमिक फेनोमेना क्यों कहते हैं, नाभिक प्रक्रिया के नाम से क्यों जाना जाता है, वो एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, जहां पर हम लोग एटॉमिक और अल्फा, बीटा और गामा के एमिशंस के बारे में चढ़ेंगे और इससे समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड आते हैं। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। अगर वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दे, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिन्हें हम इंप्रूव करें। अगर इस तरह के वीडियो सीरीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और जो बाद में क्वेश्चन दिए गए हैं अभी एंड में, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।